बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बजट की जो रस्म है वो भी अदा कर दी गई है और 8,000 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो पेश किया गया है इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से। लेकिन इस 8,000 अरब में जो चीज़ आम आदमी के लिए है वो ना होने के बराबर है और उसके लिए बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल जो है आम आदमी के लिए रही है। बजट के अंदर जो अहम तरीन बात जिसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा वो ईवीएम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मैं आप पर बात करूंगा कि उसमें इस बजट के लिए में क्या रखा गया उसके लिए। और जो आम आदमी है उसकी हालत ये है कि उसकी तालीम के लिए जो 2% से भी कम रकम जो है मुख्तस की गई है। भुट्टो साहब के दौर से 2.9% जो है वो बजट में रकम रखी जा रही थी और ये कहा गया था कि जनाब 4% कम अज़ कम रखी जाएगी। 2015 में ये रखी जानी थी तालीम के लिए रकम, लेकिन वो अब उसकी तरफ भी नहीं आए और ये पहली हुकूमत है जो 2% से भी नीचे ले आई है तालीम के बजट को। सेहत के लिए जो रकम रखी गई है वो भी ना यानी कंसीडर ही ना करें, रखने के काबिल ही नहीं थी। कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि बंदा उससे कहे कि उसे आम आदमी को सेहत मिल सकेगी। बहरहाल असम्बली के अंदर जो हैं वो हैव्स दोनों साइड के, डिवाइड के इस साइड भी, डिवाइड की दूसरी साइड भी, यानी हुकूमती भी और गैर हुकूमती लोग भी, यानी अपोजिशन के लोग भी, दोनों हैव्स हैं। यानी दोनों वो लोग हैं जो हुक्मरान तबका है। सारे लोग कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं और सारे लोग जो हैं जो हुकूमत में नहीं हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी वो हुकूमत में आना चाहते हैं। बजट के अंदर वो अपने अपने मुफाद और अपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए शोर मचा रहे थे और बाहर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के हैव नॉट्स, वो लोग जो पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि क्लर्क्स हैं, जो सुपरडेंट हैं, जो कि आपकी दिन रात के मेहनत करके इन सीटों पर पहुंचे हुए हैं, वो लोग एपका वाले यानी आम आदमी, गरीब आदमी, सफ़ेद पोश तबका जो है वो अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए दुहाइयाँ दे रहा था और वहाँ पर वो वावेला कर रहा था, वहाँ पर वो मुजाहरे कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मिला? उनको मिला 10% इजाफ़ा बेसिक पे के अंदर। यानी अगर किसी की तनख्वाह फ़र्ज़ करें 20,000 रुपये है तो उसकी माहाना आमदनी में 2,000 रुपये का इजाफा होगा। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अब इन्होंने 20,000 रुपया रखी है कम अज़ कम सैलरी, पहले तो जो 17-18 हज़ार रुपये रखी वो कहीं नहीं मिलती। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएँ, आप किसी हाक ग्रुप को रोक के पूछ लें कि उसकी सैलरी कितनी है, आप किसी मज़दूर को रोक के पूछ लें कि उसको कम अज़ कम सैलरी कितनी मिलती है। हुकूमत पहले ही उस पर अमल नहीं करवा पाती और अब जो 20,000 रुपये रखे गया है उस पर अमल करवाने वाला तो कोई ख्वाब भी ना देखे। ठीक है, लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 20,000 रुपये में ही हर एक को मिलेगा जो कि मज़दूर आदमी होगा। तो मुझे 20,000 रुपये में एक बजट, एक घर का, जिसमें एक मियाँ, एक बीवी, एक माँ, एक बच्चा, ठीक है, ये 4 लोग, चले माँ भी छोड़ दें, ठीक है, आप ये समझें कि पुत्र जड़ा ना वो ना खल्फ सी माँ नू छड़ के बुढ़ी थले लग के तो पर वखरा रहना शुरू हो गया और घर भी उसके पास अपना हो, किराए पे भी ना हो। ठीक है, घर भी उसके पास अपना हो। तो ये 3 बंदों का बजट 20,000 रुपये में एक महीने का मुझे बना के दिखा दें, जिसमें बच्चे की तालीम भी शामिल होगी, जिसमें बीमारी भी शामिल होगी, जिसमें दूध भी शामिल होगा, जिसमें बिजली के बिल भी शामिल होंगे। मुझे शौकत तरीन साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जितने भी हैव्स हैं, जितने भी यहाँ पर असम्बली के अंदर बैठे लोग जो बजट के हक़ में या बजट के मुखालफ बोल रहे थे, वो 20,000 रुपये के अंदर मेहरबानी करें उन 3 बंदों के ख़ानदान का बजट बना के दिखा दें एक महीने का। ठीक है, और उसके बाद मुझे बताएं कि जी ये हमने बना दिया है, तो फिर आगे बात करते हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें। आम आदमी के आपने रगों में से खून तक निचोड़ लिया है और उसके बाद आप उसको दे क्या रहे हैं? आप एक होप भी नहीं दे सकते खां सब लोगों को।
एक होप तो दे सकते हैं ना, आपने वो भी नहीं दी। और इस बजट के बाद आप ये समझते हैं कि आपने एक तरक्याती बजट रख दिया 900 अरब रुपए का, और आप कहते हैं कि इससे तरक्याती काम होंगे। एक्चुअली आपने इलेक्शन का बजट पेश किया है। आपका ये ख्याल है कि इस बजट के बाद, चूँकि अगला बजट आप पेश शायद नहीं कर सकेंगे, मेरी याददाश्त अगर ठीक है, तो आप जो है वो उस दौर में इलेक्शन हो रहे होंगे, जिस दौर में या निगरान हुकूमत होगी, जब बजट का टाइम होगा, तो आप एक बजट भी प्रॉपर नहीं पेश कर सके पिछले 3 साल के दौरान। और अब जो बजट आपने अपना पेश किया है उसमें भी आम आदमी के लिए कोई होप नहीं, होपलेस है केस। और ये क्यों है? इसलिए है कि प्रायोरिटी कोई नहीं। जो भी हुकूमत में आता है, चाहे वो डिवाइड के इस साइड वाले हैं या डिवाइड के उस साइड वाले हैं, तो वो बिल्कुल भी आम आदमी का, जिससे वो वोट लेके आते हैं, वो सोचते नहीं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं पार्लिमानी तर्ज़ जमहूरियत के ख़िलाफ़ हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस जो हैं मैं उनकी हमायत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार, जो लोग आपसे वोट लेते हैं, जो लोग आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके हक़ की आवाज़ पार्लियामेंट में बुलंद करेंगे, तो उनको बताएं कि जनाब, सिर्फ इसलिए तालियां या शेर शेर के या तीर तीर के जिए भुट्टो के नारे मत लगवाएं कि जनाब आप थोड़ी देर बाद आएंगे, जब बजट तकरीर शुरू हो चुकी होगी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब एंटर होंगे, तो फिर वहाँ पर शेर शेर के नारे लगेंगे और डेस्क बजाए जाएंगे, ताकि आपको मीडिया की तवज्जो मिल सके। इसी तरह बिलावल साहब हैं, या इमरान खान साहब जो हैं, वो जब एंटर हुए हैं तो उनके लिए जो है ना वो नारे लगाए गए, ठीक है, और उनके साथ 2-3 MNA इस तरह खड़े थे जैसे उनके बॉडीगार्ड हैं। यार, ये है हमारी लीडरशिप। इतनी बांझ सोसाइटी तो हमारी नहीं है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं और ये हमारी बात ही नहीं करते। वहाँ पर जाके ये सिर्फ इसलिए बोलते, ये बात करते हैं कि मीडिया हमें कवर कर लेगा। इसके अलावा इनका कोई मतमा नज़र ही नहीं है। इनका आम आदमी से ताल्लुक़ ही कोई नहीं बनता। ये सोचते ही नहीं है इस बात को कि आम आदमी किस बुरे हालात में ज़िंदा है। वो बाहर जो बैठे हुए थे वो पाकिस्तान का एसेट है, वो जो बाहर बैठे हुए थे वो पाकिस्तान है, जो अंदर बैठे हुए थे वो हुक्मरान हैं और वो हैव्स हैं, और जो बाहर बैठे थे वो हैव नॉट्स हैं, और जो बाहर बैठे थे वो आप जैसे थे सफ़ेद पोश, वो मेरे जैसे थे सफ़ेद पोश, जिनकी ज़िंदगी जीरन हो गई। लेकिन अंदर से सिर्फ एक बंदा बाहर आया, बिलावल भुट्टो, उनसे ख़िताब करने के लिए बाहर आए। हो सकता है अपोजिशन के दूसरे लोग भी आए हों, लेकिन उन्होंने भी ख़िताब किया और उसके बाद वापस चले गए। मैं सिर्फ ये कहना ये चाहता हूँ इस सारे प्रोग्राम के अंदर, ये सारी गुफ्तगू से जो मैंने आपके सामने रखी है, वो ये है कि भाईजान, तलीम के लिए 2% से भी कम बजट रखा गया है, और सेहत के लिए जो बजट में इजाफा किया गया है वो 22 करोड़ इंसानों के लिए, 22 करोड़ शहरियों के लिए 9 अरब रुपए का इजाफा किया गया। सिर्फ 9 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। तो इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी बजट एक रस्म ही बन के रह गई है। जब हर महीने में आपने पेट्रोल के रेट्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं, कम तो वैसे नहीं होते लेकिन चले बढ़ाने हैं, तो फिर बजट तो उस हिसाब से बनेगा ना आम आदमी का, और उस हिसाब से टैक्सेस बढ़ लगेंगे, उस हिसाब से हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। बिजली के रेट्स आप बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो महंगी होती चली जाएंगी। लिहाजा बजट अब एक रस्म बन के रह गया है इस सरमायादारी निज़ाम के अंदर। तो इसमें मुझे तो इससे ना पहले कभी होप थी, ना अब होप है, ना ही मुस्तकबिल में कभी होप होगी। ये सारी सियासी जमातें जो हैं, इनके पास मईशत के लिए कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है कि आम आदमी की मईशत को हमने किस तरह ठीक करना है। हाँ, पीपल्स पार्टी ने कोशिश ज़रूर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर, जिसको अब एहसास प्रोग्राम करार दे दिया है, उसी प्रोग्राम को चलाया। अल्लाह का शुक्र है, चले नाम बदल लिया बेसिकली, लेकिन प्रोग्राम तो चल रहा है। तो वो एक उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की। बाकी तो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, ठीक है, और उसी तरह से इमरान खान चल रहे हैं। खैर, इमरान खान ने तो बहुत ज़्यादा मायूस किया। अब मैं आता हूँ असल ख़बर की तरफ। असल ख़बर ये है कि आपको पता है कि इस हुकूमत ने
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बहुत रुला पाया, बड़े किलकिलाहट पाई कि जनाब ये होना चाहिए, और अपोजिशन हमारे साथ ताउन नहीं कर रही ताकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। वफाद चौधरी साहब आ जाते थे, असद उमर साहब बैठ जाते थे, और इस तरह से दूसरे मिनिस्टर जो हैं, शेख रशीद साहब जो हो गए, वो बैठ के जनाब शुरू हो जाते थे कि EVM मशीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है सर, EVM के बगैर तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, बजट के अंदर वो अरबों रुपए की जो मशीनें उन्होंने ख़रीदनी हैं और अरबों रुपए की मशीनों के लिए जो उन्होंने काम करना था, उसमें एक पैनी नहीं रखी, 1 रुपया उसके लिए मुख्तस नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी गुफ्तगू कर रहे थे ये सारे के सारे, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं। हुकूमत खुद संजीदा नहीं इस मामले के अंदर। वैसे भी EVM के ऊपर सीरियस एतराज़ात हैं, और क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कुछ भी सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। यहाँ पर ना आम आदमी सिक्योर है और ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर है। लोग इमरान खान के उस पर एतराज़ करते हैं प्रोटोकॉल के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर। तो जब इमरान खान भी एतराज़ किया करते थे तो तब भी मैं कहता था कि ये प्राइम मिनिस्टर की प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये उसकी सिक्योरिटी है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। 9/11 के बाद यानी 2001 में होने वाले वो जो जहाज़ी हमले थे अमेरिका के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये मुमकिन नहीं है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जावे या मोटरसाइकिल पे लगा फिरे या बस में फिर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो सिक्योरिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितना मामला है इसमें EVM जो है वो सिक्योर नहीं हो सकता। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है सॉफ्टवेयर कोई हैक कर ले और उसके बाद रा कर ले, मुसाद कर ले, KGB कर ले, कोई अपना CIA कर ले, ठीक है, और उसके बाद पूरे का पूरे हमारे रिजल्ट्स ही चेंज कर दे? हुआ ना ऐसे, जब RDX बैठ गया वो भी एक मामला हुआ। और फिर आपको याद होगा ट्रंप का इलेक्शन, उसमें रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने रिजल्ट तब्दील करवाए थे। तो ये सारा मामला अगर अमेरिका में हो सकता है तो पाकिस्तान बेचारा टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे है ना। हम तो हर चीज़ लोगों से मांग तांग के पूरी करते हैं ना। ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये जो कैमरा जिसके सामने मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये कैनन का है, ठीक है, और ये पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। इसी तरह जो लाइट्स लगी हुई हैं ये चाइना से आई हुई हैं। तो ये जो शर्ट मैंने पहनी है ये जिस चीज़ से बनी है वो भी चाइना से आई हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अपने पास तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। तो हमने किसी से वो प्रोग्राम वो बनवाया होगा, तो क्या उसमें कोई अभी नबी नहीं हो सकती? क्या ओदे जो फूल प्रूफ है? तो ये सारी बातें हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो इस कदर अपने उसमें ताकत के नशे में है, क्या उसको कहना चाहिए, ताकत के नशे में कह ले, हुराने टीके के नशे कह लो, कि वो बदमस्त हुई है कि उन्हें इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं। और ये अलमिया सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये अलमिया इससे पहली हुकूमतों का भी रहा है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वही लड़ाई है जो शुरू से अज़ल से लड़ी जा रही है। जब से इंसान ने माशरे के तौर पर रहना शुरू किया है कि हैव्स जो हैं वो हैव नॉट्स के हकूक़ को कानून के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, कभी रवायत के नाम पर, कभी कल्चर के नाम पर सलब करते चले जाते हैं। और हैव नॉट्स जो हैं वो पिसते ही चले जा रहे हैं। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हैव नॉट्स उठेंगे और हैव से अपना हक ले लेंगे। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि उन्होंने मलना चिवड़ जो, मैं इनकलाब फ़्रांस का भी हमायती नहीं हूँ, ना मैं रशिया में आने वाले इनकलाब का जो है हमायती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये जो लोग हमारे वोट लेकर आए हैं, जो हमारे लोग हमसे वोट लेके जाते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो हुकूमत में हैं, वो यार साड़ी गल ते करो, काम ताड़े तो नहीं होंदा ना करो, गल ते करो यार कम अज़ कम। वो बात भी नहीं करते, वो सिर्फ डेस्क बजाते हैं, शहबाज शरीफ आ गया, शेर बिलावल आ गया जी, ये पुटो इमरान खान आ गया तो तरीके इंसाफ, बस इस काम के लिए भेजा आपको, वहाँ पर भेजा है हमारी बात करने के लिए। आप वहाँ पे हमनवा बन गए हैं। कुछ यार खुदा का खौफ करे। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई इस बजट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन दोनों के करैक्टर को देखकर। पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है। बाकी बजट पास होगा, इस पे अमल होगा नहीं होगा,
वो बातें फिर कभी। आज ज़रा मायूसी का आलम है तो मैं सजा कि ताड़ भी मायूसी शेयर कर ली। मैं कल्ला मायूस नहीं होना चाहता सा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।